स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में मैंने आपको चैप्टर 2, 3 और 4 के सारे क्वेश्चंस जितने उसमें बन सकते हैं उसको मैंने बताया था। और ये आप बात ध्यान में रखेंगे कि जितने क्वेश्चंस बन सकते हैं मैंने सबको कवर किया है और जितना लिखा है उसी में से आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। अभी इस वीडियो में हम चैप्टर 5, चैप्टर 6 और चैप्टर 7 के जो क्वेश्चंस बन सकते हैं उनको देखेंगे। आप थोड़ा इसको समझने की कोशिश करिए। जैसे चैप्टर 5 आप जानते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। अब इसमें कैसे कैसे क्वेश्चंस हैं देखिए। तो पहला क्वेश्चन पूछा जा सकता है एपी पहचानने के लिए, ठीक है। कोई सीक्वेंस दिया रहेगा उसमें आपको एपी पहचानना रहेगा, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल हम लेते हैं कि मान लीजिए ये 2 है, 4 है और 7 है, या कोई कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन √2, √3 और √8। तो ये सीक्वेंस दिए हैं तो बताना रहेगा कि ये सीक्वेंस एपी में है या नहीं है, ठीक है। फिर आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि ए क्या होता है, डी क्या होता है, एन क्या होता है और ए एन क्या होता है, ठीक। फिर क्या है, क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड ऑन डिफरेंट फार्मूलाज गिवन। अब ये जो इतने मैंने फार्मूले लिखे हैं इन्हीं फार्मूले पे डिपेंड क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। ये टोटल है, इसको आप ध्यान से देखिए। तो जैसे कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड करते हैं, x2 - x1 या x3 - x2, मतलब आगे के टर्म में से उसके जस्ट पीछे के टर्म को माइनस, मतलब एक टर्म में से उसके किसी भी एक टर्म में से उसके पीछे के टर्म को माइनस करते हैं। 2 कॉन्सिक्यूटिव टर्म लेते हैं और जैसे a2 में से a1 माइनस करते हैं, a3 में से a2 माइनस करते हैं, ये आप जानते होंगे, ठीक है, जानते ही हैं। तो ये पहला फार्मूला हो गया, d = x2 - x1 या x3 - x2, या इसको हम लिख सकते हैं a2 - a1 a3 - a2, ठीक है। फिर nth टर्म का फार्मूला a + n - 1 × d। फिर d का ये भी फार्मूला है an - an - 1, मतलब जो भी टर्म लेंगे उसमें से एक पहले वाले टर्म को माइनस करेंगे, ठीक है। फिर ये सम ऑफ n टर्म का फार्मूला, ठीक है, n/2 2a + n - 1 × d। फिर ये फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म के टर्म के सेंस में ये फार्मूला है, ठीक है। फिर अगर किसी क्वेश्चन में सम दिया हो और टर्म निकालना हो तो ये फार्मूला यूज़ करते हैं an = Sn - Sn - 1। जैसे मान लीजिए हमको निकालना है A10 फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, S10 में से S9 को माइनस कर देंगे, ठीक। फिर क्वेश्चन आता है 3 टर्म, 4 टर्म और 5 टर्म्स पे क्वेश्चन आते हैं। तो जब भी एपी में हम 3 टर्म सपोज करते हैं तो a - d a + d लेते हैं। 4 टर्म्स a - 3d a - d a + d a + 3d लेते हैं। 5 टर्म्स a - 2d a - d a + d a + 2d लेते हैं, ठीक है। इनका कॉमन डिफरेंस भी आपको पता होना चाहिए। इन टर्म्स में कॉमन डिफरेंस क्या है, d है। इन टर्म्स में कॉमन डिफरेंस क्या है, a + 3d में से a + d माइनस करेंगे तो a से कैंसिल, 3d में से d माइनस करेंगे तो 2d आएगा। यहाँ कॉमन डिफरेंस क्या है, a + d में से a माइनस करिए तो a से कैंसिल आ जाएगा, यहाँ d आएगा, ठीक। फिर एक फार्मूला है अरिथमेटिक मीन का, इस पर भी क्वेश्चन आते हैं। तो कोई 2 टर्म है AP का तो उसका अरिथमेटिक मीन क्या हो जाता है, ½ a + b, ठीक है। अरिथमेटिक मीन का जो फार्मूला है इसके थ्रू भी हम सीक्वेंस को प्रूव करते हैं कि दिया गया कोई 3 टर्म AP में है या नहीं है, ठीक। अब यहाँ मैंने लिखा है कि जब भी क्वेश्चन में विच टर्म पूछे, विच टर्म, तो विच टर्म जो है ना रैंक या पोजीशन से रिलेटेड है, मतलब पर्टिकुलर टर्म से रिलेटेड है। तो अगर विच टर्म पूछता है तो वो क्वेश्चन जनरली इस फार्मूले से लगेगा, ठीक है। an = a + n - 1 × d, ठीक है, वो इसी से ही लगेगा। ऐसे मैंने जनरली वर्ड लिख दिया है। और अगर हाउ मेनी पूछता है तो हाउ मेनी का सेंस टोटल हो जाता है, ठीक है। तो अगर हाउ मेनी आएगा तो वो एसन से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, ठीक। फिर मैंने लिखा है कि ये फार्मूला जो an = a + n - 1 × d है, इसमें जैसे an है, a है, n है और d है, तो इसमें से any 3 विल बी गिवन, मतलब जब आप क्वेश्चन लगाएंगे तो कोई 3 दिया रहेगा और चौथा निकालना रहेगा, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ एक स्ट्रक्चर बनाया है, जैसे an का फार्मूला होता है a + n - 1 × d। तो इसमें क्या हो सकता है कि एक अननोन हो सकता है। एक अननोन मतलब इन 1 2 3 4 इन चारों में से कोई एक अननोन रहेगा और बाकी सब दिया रहेगा।
तो बड़े आसानी से वैल्यू पुट करके हम उसको निकाल लेंगे। मैंने लिखा है वी कैन फाइंड दैट। लेकिन जब 2 अननोन रहेगा, मतलब इसमें 2 अननोन रहे, क्वेश्चन में जो भी इंफॉर्मेशन दिया है उसमें सिर्फ जैसे 1 2 3 4 टोटल 4 हैं, तो 4 में से 2 दिया है, 2 नहीं दिया है। और क्वेश्चन में कोई एक ही सिचुएशन दिया है, तो एक सिचुएशन दिया रहेगा और 2 अननोन रहेंगे। एक कंडीशन दिया रहेगा और 2 अननोन रहेंगे, तो उन दोनों की वैल्यू नहीं निकलेगी, ठीक है, तब कोई इक्वेशन बन जाएगा। और अगर 2 अननोन है लेकिन 2 कंडीशन दिया है, 2 अननोन है लेकिन कंडीशन भी 2 दिया है, तो 2 इक्वेशन बनेगा। जैसे लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल आप सॉल्व करते हैं, वो ए और डी में इक्वेशन बनता है, और उन दोनों इक्वेशन से आपको ए और डी की वैल्यू फाइंड करनी होगी, और उसके बाद क्वेश्चन में जो पूछेगा आप वो निकालेंगे, ठीक है। जैसा कि देखिए मैंने यहाँ एग्जाम्पल भी दे दिया है कि ये जो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का फार्मूला है, इस पर अगर एक कंडीशन दिया है, तो एक क्वेश्चन है, आप देखेंगे बहुत कॉमन फेमस और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में भी कई बार आया है कि इफ़ m टाइम्स द mth टर्म ऑफ एन AP इज इक्वल टू n टाइम्स द nth टर्म एंड m इज़ नॉट इक्वल टू n सो दैट इट्स m प्लस nth टर्म इज़ 0। तो इसमें एक ही कंडीशन है। क्या एक कंडीशन है? m टाइम्स mth टर्म ऑफ एन AP इज इक्वल टू n टाइम्स द nth टर्म ऑफ n टर्म ऑफ दैट AP। ओके, तो उसमें आप क्या करेंगे, सिर्फ एक इक्वेशन बनाएंगे और उसी इक्वेशन को सॉल्व करके आप m प्लस nth टर्म का फार्मूला उसमें लेके आएंगे, ठीक है। जैसे इस तरह का आपको एक्सप्रेशन उसमें लेके आना पड़ेगा, a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो ये a m प्लस n है यही, ठीक है, और वो 0 आपका प्रूफ हो जाएगा। इसमें हम a और d की वैल्यू अलग अलग नहीं निकालते, ठीक। दूसरा क्वेश्चन है इन अ गिवन AP इफ pth टर्म इज q, तो ये एक कंडीशन हो गया, एंड द क्यूअर टर्म इज p, ये दूसरा कंडीशन हो गया। फिर nth टर्म पूछ रहा है, तो इसमें हम क्या करेंगे, एक कंडीशन का यूज करके इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एक कंडीशन से एक इक्वेशन बनेगा ए और डी में, दूसरे कंडीशन से दूसरा इक्वेशन बनेगा। फिर उन दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया जाएगा, और सॉल्व करके पहले ए और डी की वैल्यू निकालेंगे, तब जा कर के nth टर्म फाइंड करेंगे। ओके, अब आइए Sn का फार्मूला है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब Sn में क्या है, देखिए इस तरह से आप पढ़ेंगे तो आपका पूरा कवर होगा, और आप कोई भी क्वेश्चन आएगा तो कर ले जाएंगे। और आप ये चाहेंगे कि डायरेक्ट हम वही पढ़ें और वही आ जाए, तो फिर आपको फिर मुश्किल होगा और पेपर आप पूरा शायद ना कर पाएँ। और अगर आपको सारे कॉन्सेप्ट पता रहेंगे तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, कहीं से कैसा भी क्वेश्चन है। तो Sn वाले में भी ऐसे ही होता है कि अगर एक अननोन है, तो एक अननोन तो फाइंड हो जाता है। लेकिन अगर 2 अननोन है और 2 अननोन में एक कंडीशन है और 2 कंडीशन है, तो एक कंडीशन रहेगा तो ए और डी अलग अलग नहीं निकलेगा, इसमें भी वही इक्वेशन बन जाता है और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। लेकिन 2 कंडीशन है, तो मैंने लिखा है, जैसे उसमें अभी मैंने बताया पीछे an वाले में कि 2 कंडीशन से 2 इक्वेशन बनाते हैं। लेकिन इसमें 2 इक्वेशन बनेगा तो, लेकिन देखिए कैसे लगाएंगे उसको। जैसे लिखा है कि सम टाइम्स वी फॉर्म्स 2 इक्वेशन देन वी फाइंड ए एंड। जैसे Sn वाले में अगर 2 कंडीशन आता है तो कभी कभी हम 2 इक्वेशन बनाते हैं और दोनों इक्वेशन बना करके ए और डी अलग अलग निकालते हैं, और तब जो पूछा रहेगा उसको निकालेंगे, ठीक। सेकंड मैंने क्या लिखा है कि सम टाइम वी विल नॉट फाइंड ए एंड डी। ए एंड डी फाइंड तो नहीं करते, लेकिन 2 कंडीशन रहेगा तो 2 इक्वेशन बनेगा। 2 कंडीशन रहेगा तो 2 इक्वेशन बनेगा, लेकिन कभी ए और डी की वैल्यू अलग अलग निकालेंगे, कभी ए और डी की वैल्यू अलग अलग नहीं निकालेंगे। नीचे मैंने एग्जाम्पल लिखा, भी आप समझ जाएंगे। क्योंकि कभी कभी जो है ना, ए और डी की वैल्यू अलग अलग निकालने से कॉम्प्लिकेशन होता है। ये मैं किसके लिए बता रहा हूँ, Sn के लिए बता रहा हूँ। an में तो हमेशा निकालेंगे ए और डी की वैल्यू अलग अलग, ठीक है। और तो यहाँ 2 कंडीशन देने पे कभी ए और डी की वैल्यू अलग अलग निकलेगा 2 इक्वेशन बना के, और कभी नहीं भी निकालेंगे। उसमें हम कोई सेटिंग करते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन करके उस इक्वेशन का जो फाइंड करना होता है फाइंड कर लेते हैं। तो जैसे मैंने 2 क्वेश्चन लिखा है, इस पर आप ध्यान देंगे
इस तरह से आप पढ़ेंगे तो आपका सब कवर हो जाएगा और आप बहुत अच्छा पेपर करके आएंगे। जैसे मैंने लिखा है द सम ऑफ द फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एन AP इज 63, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट भी है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप ज़रूर लगाइएगा। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। क्योंकि मैंने लिखा है इंपॉर्टेंट। मैं क्वेश्चन वही लिख रहा हूँ जो यूजफुल है, जहाँ आप फंस सकते हैं, जहाँ आप कंफ्यूज हो सकते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए, बहुत इसको सोच समझ के बनाया गया है। तो लिखा है द सम ऑफ द फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एन AP 63 एंड द सम ऑफ इट्स नेक्स्ट 7 टर्म इज 161। तो यहाँ दो कंडीशन है, और इस केस में हम क्या करेंगे, पहले दो इक्वेशन बनाएंगे और A और D की वैल्यू फाइंड करेंगे। उसके बाद इसमें जो पूछा है 28th टर्म, वो फिर हम बाद में निकालेंगे A और D फाइंड करने के बाद। लेकिन वही इस क्वेश्चन में लिखा है इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट m टर्म ऑफ एन AP बी n, ये कंडीशन हो गया, एंड द सम ऑफ इट्स फर्स्ट n टर्म्स बी m, ये दूसरा कंडीशन हो गया। तो इससे एक इक्वेशन बनेगा और इससे भी एक इक्वेशन बनेगा, तो दो इक्वेशन A और D में बनेंगे। लेकिन A और D की वैल्यू अलग अलग नहीं निकालेंगे, हम इक्वेशन फर्स्ट में से सेकंड को माइनस करते हैं और उसमें कुछ कैलकुलेशन एक ख़ास तरीके से करते हैं, सेटिंग करते हैं, तो ये जो हमको चाहिए वो आ जाता है उस सेटिंग से ही। ठीक है, मतलब यहाँ कुछ ऐसा वैल्यू मिलेगा जिससे हमको ये आसानी से हम इसको निकाल लेंगे। हमको अलग से A और D फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। इस क्वेश्चन में दो इक्वेशन बनेगा लेकिन अलग से A और D फाइंड नहीं करेंगे। गॉट इट। अब इसमें देखिए वर्ड प्रॉब्लम्स भी आता है AP में, तो मैंने एक क्वेश्चन लिख दिया है और इसी तरह के आप कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लगाएंगे। NCERT में भी है, एग्जाम्पलर में भी है, साइड बुक्स में भी है। तो मैंने एक क्वेश्चन देखिए लिखा है अ थिप रन्स विथ अ यूनिफॉर्म स्पीड, ये आप इसको देख लीजिएगा, मैं पूरा नहीं पढ़ रहा हूँ। अब इसमें दिक्कत क्या होती है ना, बच्चे समझ नहीं पाते कि ये इक्वेशन वाले चैप्टर का है कि AP के चैप्टर का है। तो इसमें बस एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, यहीं से आप आसानी समझ जाएंगे। जैसे देखिए क्या लिखा है कि ही रन्स विथ अ स्पीड ऑफ 100 मीटर पर मिनट इन द फर्स्ट मिनट एंड इंक्रीजेज हिज स्पीड। तो ये काम AP में होगा। ठीक है, ये लीनियर इक्वेशन 2 और क्वाड्रेटिक में ऐसा नहीं दिया रहेगा, तो आप समझ जाएगा कि AP का ही है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो इसी तरह के आप वर्ड प्रॉब्लम्स के क्वेश्चन आप खोज करके करेंगे। ठीक है, ज़रूरी है, ये इस तरह के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, आते हैं। अब आइए, मैंने कुछ क्वेश्चंस लिख दिए हैं यहाँ। अब चूँकि AP में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हैं तो सबको नहीं लिखा जा सकता, तो जितना ज़रूरी मैंने समझा है लिख दिया है। बाकी आप इसी के हिसाब से समझ के ऐसे ही क्वेश्चंस को आप देख के लगाएंगे, जैसे पीछे भी मैंने बताया है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप देख के लगाएंगे, आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगा। जैसे एक क्वेश्चन आएगा द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन AP इज़ 33, वो जो मैं बता रहा था अभी कि 3 टर्म 4 टर्म वाले क्वेश्चन कैसे करेंगे। इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म एक्सीड द सेकेंड टर्म बाय 29 फाइंड द AP। तो ये 3 टर्म से रिलेटेड है, इसमें हम A - D A plus D मान के इस क्वेश्चन को लगाते हैं। ठीक, क्वेश्चन रिलेटेड टू फाइंडिंग मिडिल टर्म आर टर्म्स। ठीक है, जब AP में ऑड नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं तो उसमें एक सिंगल मिडिल टर्म होता है, और अगर इवन नंबर ऑफ टर्म्स होंगे तो उसमें 2 मिडिल टर्म होगा। तो ये क्वेश्चन आप लगाए होंगे और ये ज़रूर लगाइएगा, इस पे भी क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है ये। और बाकी क्वेश्चंस कैसे हैं, जैसे ये है कि फाइंड द सम ऑफ दोज इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 500 विच आर मल्टीपल ऑफ 2 और 5। इस तरह के भी क्वेश्चंस आते हैं और ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया एग्जाम्पलर का है। फिर एक ये क्वेश्चन देखिए बहुत अच्छा है, सॉल्व द इक्वेशन। ठीक है, ये भी AP का क्वेश्चन है, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ओके, फिर दिया है सो दैट द सम ऑफ एन AP हुज फर्स्ट टर्म इज A, द सेकेंड टर्म B एंड द लास्ट टर्म C इज इक्वल टू। ये आपके NCERT एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, आप इसको देखिए। फिर क्वेश्चन रिलेटेड टू रेशियो। क्वेश्चन रिलेटेड टू रेशियो कैसा होगा अभी मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन दिया है, ये दिया है ना, द रेशियो ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट M एंड फर्स्ट N टर्म ऑफ एन AP इज M स्क्वायर रेशियो N स्क्वायर, so that the ratio of its mth and nth term is 2m - 1 ratio 2n - 1। तो इस क्वेश्चन को भी आप ज़रूर करेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस भी एग्ज़ाम में आते हैं। ओके, ऐसे एक यहाँ भी है, आप इसको देखेंगे। ये दिया इफ़ द रेशियो ऑफ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ 2 AP इज़ 7n + 1 रेशियो 4n + 27, देन फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 9th टर्म्स। तो इस तरह के भी क्वेश्चन आपको देख।
फिर एक ये क्वेश्चन देखिए दिया है, इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट एंड 2n एंड 3n टर्म्स ऑफ एन AP बी S1 S2 एंड S3 रिस्पेक्टिवली देन प्रूव दैट S3 इज इक्वल टू 3 इंटू S2 माइनस S1। दिस इज ऑल्सो वेरी गुड क्वेश्चन। फिर ये वाला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सारे बुक में दिया है। जस्टिफाई वेदर 1 + n स्क्वायर, ठीक है, ये एक क्वेश्चन है। ये दूसरा क्वेश्चन मैंने साथ में लिख दिया है, या 3n स्क्वायर + 5 आर द nth टर्म्स ऑफ एन AP, मतलब इनको बताना है कि ये AP के nth टर्म होंगे कि नहीं होंगे। तो इसमें कॉमन डिफरेंस निकाल के बताते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। मैंने सारे क्वेश्चन एकदम सेलेक्टेड क्वेश्चन लिखा है, मुझे तो लग रहा है इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन मिल भी जाएंगे। और इस तरह से पढ़ेंगे आप तो वो मैच कराने वाली बात नहीं रह जाएगी, आप मतलब आपका लगभग पूरा कवर हो जाएगा और आप कोई भी क्वेश्चन कर लेंगे। The sum of the first n terms of an AP is this 5n square upon 2 + 3n upon 2. Find its nth term and 25th term. तो ये वही क्वेश्चन है जो मैंने एक फार्मूला अभी कुछ देर पहले बताया था कि an इज इक्वल टू होता है Sn माइनस Sn माइनस 1, इसी पे लगता है ये क्वेश्चन, ठीक है। फिर ये सब कुछ क्वेश्चन है 2 मार्क्स में आते हैं, इंपॉर्टेंट हैं। विच टर्म ऑफ द AP 5, 9, 13, 17 इज 81। फिर ये इज़ 0 इज़ द टर्म ऑफ द AP, मतलब इस AP का क्या 0 टर्म है या नहीं है। तो हम n की वैल्यू निकालते हैं। अगर n होल नंबर में आ जाता है, होल नंबर का सेंस मतलब 0 नहीं आना चाहिए, 1 2 3 4 5 ऐसे आना चाहिए। और अगर फ्रैक्शन आ गया, डेसिमल आ गया, माइनस में आ गया, तो फिर वो उसका 0 इस AP का टर्म नहीं होगा। अगर n की वैल्यू फ्रैक्शन निगेटिव आ गई तो 0 इस AP का टर्म नहीं होगा, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन देखिए NCERT एग्जाम्पलर पेज नंबर 53 का मैंने लिखा है, मैं आपको दिखा दूं। पेज नंबर 53 NCERT एग्जाम्पलर पेज नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 21 है ये वाले क्वेश्चंस, ठीक है। ये तीनों, इनको भी आप ज़रूर देख लेंगे, ये अच्छे क्वेश्चंस हैं, ओके स्टूडेंट। तो ये इतना मैंने AP में लिखा है और बाकी आप इसी तरह के कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे। इसमें क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है तो थोड़ा इसके अलावा भी कुछ देख लीजिएगा, लेकिन जितना मैंने लिखा है इसी तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए और कुछ और देख लीजिए इसमें, ओके स्टूडेंट। तो ये चैप्टर 6 का है ट्रायंगल्स, इसमें ऑल टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हम देखेंगे। अब इसकी वैल्यू स्टूडेंट आप ऐसे समझिए ना कि बच्चे पढ़ते हैं, आप लोग पढ़ते हैं, लेकिन ये समझ नहीं पाते कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, या इस तरह से इस तरीके से पढ़ते हैं कि आप खुद नहीं जान पाते हैं कि किस किस टाइप का क्वेश्चन है। 2-4 टाइप आपको ध्यान रहता है और बाकी आप मिस कर जाते हैं। और अगर आपको ये पता रहे कि कैसे कैसे क्वेश्चन है, कितने तरीके के, और उन क्वेश्चंस को ऐसे एक एक बार लगाएंगे तो आपका सारा कवर हो जाएगा और इस तरह से कुछ छूटेगा नहीं। तो जैसे पहले मैंने लिखा है कि मेन टॉपिक्स क्या है, तो पहले तो आपको लिखा है कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिमिलरिटी, सिमिलरिटी की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, और करस्पॉन्डिंग एंगल्स और साइड्स क्या होते हैं, ठीक है। अगर 2 ट्रायंगल को हम सिमिलर लिख दिए तो किसी भी साइड का रेशियो किसी भी साइड के साथ नहीं लिख सकते, और किसी भी एंगल को किसी भी एंगल के इक्वल नहीं लिख सकते ट्रायंगल के सिमिलर होने पे। हम उन्हीं साइड का रेशियो लिखते हैं जो आपस में करस्पॉन्डिंग होते हैं, हम उन्हीं एंगल को इक्वल लिख सकते हैं जो आपस में करस्पॉन्डिंग होते हैं अगर 2 ट्रायंगल सिमिलर हो जाता है तो जिस बच्चे को करस्पॉन्डिंग एंगल और करस्पॉन्डिंग साइड की समझ नहीं है फिर वो नहीं कर पाएगा क्वेश्चन, ठीक है। और कैसे इसको समझते हैं, साइड समझने के लिए एंगल का हेल्प लेते हैं। अगर किसी 2 ट्रायंगल में जैसे मान लीजिए ये वाला एंगल इसके इक्वल है, तो इसके सामने का साइड ये और इसके सामने का साइड ये, इन दोनों का रेशियो हम लेंगे आपस में। और अगर हमको कहीं ऐसे मिल जाता है कि इसके साथ इसका रेशियो लिया गया है, तो फिर इसके सामने का एंगल ये और इसके सामने का एंगल ये आपस में इक्वल होंगे। फिर इसके बाद जैसे इसमें ज़्यादा रूल्स तो नहीं है क्योंकि आप जानते हैं सिलेबस बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो गया है पहले से, तो लेकिन फिर भी क्वेश्चन तो टॉपिक कम है लेकिन क्वेश्चन तो कुछ भी बन सकता है, तो इसलिए थोड़ा अच्छे से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जनरली ये बच्चे सोचते हैं टफ़ है, लेकिन टफ़ है नहीं, कुछ क्वेश्चंस डिफ़िकल्ट हैं, उनको अलग से देखना चाहिए स्पेशली। फिर इसमें BPT बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम और थेल्स, जिसको थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं, थेल्स मैथमेटिशियन का नाम है। फिर कन्वर्स ऑफ BPT है, इन्हीं थ्योरम का स्टेटमेंट भी हमको पता होना चाहिए और प्रूफ भी पता होना चाहिए, अक्सर ये आ रहे हैं एग्ज़ाम में इधर 1-2 साल से, ठीक है। उसके बाद ये क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी, तो ये हमको पता होना चाहिए कि ये सिमिलरिटी 2 ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करने के लिए इतने क्राइटेरियाज हैं। इनका प्रूफ नहीं है सिलेबस में, प्रूफ नहीं इनका पूछा जाएगा, ठीक है, लेकिन तो ये पता होना चाहिए कि इस तरीके से सिमिलरिटी प्रूफ होती है।
अब ये क्वेश्चन है ना, इस कुछ बुकों में थ्योरम के रूप में दिया है, कुछ बुकों में क्वेश्चन के रूप में दिया है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये एक तरह से समझिए कि इन क्वेश्चंस को करने में इसका कहीं ना कहीं हमको इससे हेल्प मिलेगा। तो क्या है ये, जैसे एक ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये वाला एंगल राइट एंगल है, और राइट एंगल वाले वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर ड्रा किया गया, तो ये भी 90 है। तो इसमें ये प्रूफ करना है कि जो छोटा वाला ट्रायंगल है ये पूरे बड़े के सिमिलर होगा, फिर ये छोटा वाला इस बड़े के सिमिलर होगा, फिर ये दोनों छोटे आपस में सिमिलर होंगे। एक तो ये प्रूफ करना है, लेकिन इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, एक रिजल्ट आता है, वो क्या है, जैसे मान लीजिए अगर कोई बच्चा ये नहीं पढ़ा है और उससे पूछा जाए कि बताओ इस ट्रायंगल का ये वाला एंगल इस ट्रायंगल के कौन से एंगल के इक्वल होगा, तो तुरंत इसको बता देगा। जबकि ऐसा नहीं है, इस ट्रायंगल का ये वाला एंगल इस ट्रायंगल के इस एंगल के इक्वल होता है, ये इसके इक्वल होता है, ठीक है, ये इसके इक्वल होता है। ये हम प्रूफ कर सकते हैं, इसको हम बता देंगे कभी, अभी फ़िलहाल यहाँ मैं नहीं बता सकता। अभी आप देखिए कि टाइप्स कौन कौन से हैं, ठीक है। ये आप देख लेंगे RS अग्रवाल में या किसी भी साइड बुक में आपको मिल जाएगा। फिर यहाँ मैंने लिखा है क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड फॉर, मतलब किस किस चीज़ के लिए क्वेश्चन पूछ सकता है। तो पूछ सकता है फॉर राइटिंग रेशियो लिखना, और फाइंड वैल्यू। जैसे हम लिखते हैं ना कि मान लीजिए AB/PQ इज़ इक्वल टू BC/RS अगर लिखते हैं तो इसमें कोई 3 वैल्यू दिया और चौथा निकालना रहेगा, ठीक है। फॉर प्रूविंग रेशियो प्रूफ करने के लिए पूछ सकता है कि AB/PQ इज़ इक्वल टू BC/RS प्रूफ करिए। फॉर प्रूविंग पैरेलल लाइन तो हम जानते हैं पैरेलल लाइन कैसे प्रूफ होगा, हाँ, पैरेलल लाइन कैसे प्रूफ होता है। अगर लाइन पैरेलल होता है तो रेशियो इक्वल होता है, ये थेल्स है, और अगर रेशियो इक्वल हो जाए तो लाइन पैरेलल हो जाएंगी, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम से प्रूफ होता है। फिर पूछ सकता है फॉर प्रूविंग ट्रायंगल सिमिलर दिखाने के लिए आपको इन्हीं में से कोई एक क्राइटेरिया इस्तेमाल करना पड़ेगा। फॉर प्रूविंग साइड्स इक्वल, इसमें साइड्स को भी इक्वल प्रूफ करने के लिए आता है। जैसे मान लीजिए ऐसे लिखा है ना कि मान लीजिए आ गया AB/PQ, और इधर आ गया मान लीजिए CD/PQ, तो PQ से PQ कैंसिल हो गया, ABCD की इक्वल हो गया। ये मैंने ऐसे रैंडमली लिख दिया है आपको समझने के लिए कि ऐसे केस बनते हैं। तो एक जो है रेशियो में 2 टर्म होते हैं, तो इसमें एक कैंसिल हो जाता है तो एक बच जाता है, आपस में इक्वल हो जाते हैं। फॉर प्रूविंग एंगल्स इक्वल, एंगल इक्वल करने के लिए तो सिमिलरिटी प्रूफ करके एंगल इक्वल प्रूफ करते हैं, कहीं कहीं आइसोसेलेस प्रॉपर्टी भी इस्तेमाल हो जाता है। फॉर प्रूविंग एनी एंगल ऑफ ट्रायंगल राइट एंगल प्रूफ करने के लिए भी क्वेश्चन आता है, राइट एंगल प्रूफ करने के लिए क्वेश्चन आता है, और इस तरह के भी क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल ABC AD परपेंडिकुलर ऑन BC एंड AD स्क्वायर इज इक्वल टू BD इंटू CD। ये वाले क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है, ऐसे जो लिखा रहता है इस स्टाइल में, ठीक है। प्रूव दैट एंगल BAC इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर देखिए ये भी है नीचे, इसी के साथ ये भी देख लीजिए, ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक। और ये वाला क्वेश्चन देखिए ठीक उसके उल्टा है, ये है ना, उसमें आपने 90 प्रूफ किया था, यहाँ 90 दिया है, और यहाँ प्रूफ करना है CD स्क्वायर इज इक्वल टू BD इंटू AD। तो इस तरह के क्वेश्चन आप ज़रूर देखेंगे। एक और क्वेश्चन है, अभी मुझे वो ध्यान नहीं आ रहा है कहाँ है, खोजना पड़ेगा, ध्यान तो आ रहा है लेकिन खोजना पड़ेगा उसको, ठीक है। उसमें 3 टर्म का प्रोडक्ट है, ऐसे इस तरह से AB गुणे PQ गुणे XY, ठीक है, ऐसे मैंने लिख दिया रैंडमली। अब उसमें एक्चुअली में कौन कौन से साइड्स लिए गए हैं, तो ऐसे 3 टर्म का प्रोडक्ट वाला है, ठीक है, उसको भी आप देखेंगे खोज के, 3 साइड के प्रोडक्ट वाला, ठीक है, इसको भी आप देखेंगे। और ये आपको BPT और कन्वर्स ऑफ BPT का प्रूफ आना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने एक लिखा है, बच्चे अक्सर कंफ्यूज रहते हैं कि कहाँ BPT यूज़ करना चाहिए और कहाँ हमको सिमिलरिटी यूज़ करना चाहिए। तो मैंने लिखा है कि वेयर वी कैन यूज़ BPT, जहाँ BPT यूज होगा देयर वी कैन यूज क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी, जहाँ BPT यूज होगा वहाँ क्राइटेरिया भी यूज हो जाएगा। कैसे यूज हो जाएगा, जैसे देखिए ट्रायंगल है और ये पैरेलल लाइन हम ड्रा कर दिया, तो पैरेलल लाइन ड्रा कर दिया तो यहाँ ये रेशियो इनका लिख सकते हैं इक्वल, लेकिन जैसे ही पैरेलल ड्रा किया तो ये वाला एंगल इसके इक्वल, ये वाला एंगल इसके इक्वल, तो एंगल क्राइटेरिया से ये छोटा वाला ट्रायंगल और ये बड़ा वाला ट्रायंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। तो जहाँ BPT लगता है वहाँ सिमिलरिटी लग जाती है, लेकिन जहाँ सिमिलरिटी लगती है वहाँ जरूर एक BPT लगे। जैसे मान लीजिए 2 ट्रायंगल है अलग अलग, अब इसमें हम सिमिलरिटी लगा सकते हैं, इसमें BPT नहीं लगा पाएंगे, ठीक है। तो ये बात ध्यान देना है आपको।
इसमें सिमिलरिटी वाले चैप्टर में स्टूडेंट आप एग्जाम्पल्स के कुछ क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, और कुछ साइड बुक के अच्छे क्वेश्चन मिल जाए उनको भी देख लीजिए। बहुत ज़्यादा देखिए सोच समझ के पढ़ना है और सेलेक्टिव क्वेश्चंस पढ़ने हैं, ठीक है, जो आपको डिफ़िकल्ट लगे। और जो बच्चे रिस्क जोन में हैं, मतलब वो अभी स्ट्रगल कर रहे हैं पास होने के लिए, तो वो तो एकदम डिफ़िकल्ट क्वेश्चन को टच नहीं करेंगे, ठीक है। वो बस अपना किसी तरह से तैयार कर लें कुछ क्वेश्चंस, ताकि उनको एग्ज़ाम में कुछ अच्छे मार्क्स मिल जाएं। ये डिफ़िकल्ट क्वेश्चन जो है सेलेक्टिव क्वेश्चन और कई जगह से क्वेश्चन खोज के लगाने वाला काम जो वो बच्चे करते हैं जो अच्छा स्कोर करने वाले हैं, लेकिन वो भी सेलेक्टिव होके पढ़ेंगे। ये नहीं कि कहीं से भी कुछ भी मिल गया लगे लगाने। वो देखें कि उस क्वेश्चन की वैल्यू क्या है और वो क्या उस क्वेश्चन में उनको प्रॉब्लम हो रही है कि नहीं हो रही है, ठीक है। तो जैसे मैंने लिखा है कि इन सम क्वेश्चन कंस्ट्रक्शन विल बी डन, जैसे कुछ क्वेश्चंस में हमको कंस्ट्रक्शन अपने से करने पड़ेंगे, और जिस क्वेश्चन में हमको अपने से कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा वो क्वेश्चन थोड़ा टफ होते हैं, वो समझ में आता नहीं है कि कंस्ट्रक्शन हम क्या करें इसमें। तो ऐसे क्वेश्चंस को स्पेशली आप अलग से देखिए, आपको मिल जाएगा एग्जाम्पलर में साइड बुक में कुछ अच्छे क्वेश्चंस, ठीक है। जैसे मैंने लिखा है वी नीड टू रिवाइज देम इन एडवांस, डायरेक्ट एग्जाम में नहीं हो पाएगा वो। फिर लिखा है इन सम क्वेश्चंस फिगर्स आर कॉम्प्लिकेटेड, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं ना जिसमें आपको कॉम्प्लिकेटेड फिगर मिलेंगे। जैसे देखिए ये वाला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में बच्चे जल्दी रेशियो लिख ही नहीं पाते, कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह के कॉम्प्लिकेटेड फिगर वाले। फिर देखो यहाँ ये भी क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, ठीक है। ये एग्जाम्पलर आप लगाइए, एनफ है। एनसीईआरटी के बाद एग्जाम्पलर लगा लीजिए सिमिलरिटी का। फिर इस वाले क्वेश्चन में कंस्ट्रक्शन है, इसको भी आप देखेंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो ये इतना रहा। ओके स्टूडेंट, आइए अब देखते हैं चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मार्क दिलाने वाला, बहुत अच्छा चैप्टर है, मार्क्स दिलाने वाला चैप्टर है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई चैप्टर हम अधूरे कॉन्सेप्ट के साथ जाएंगे और क्वेश्चन कर लेंगे। कुछ क्वेश्चंस इतने अच्छे होते हैं, वो डिफ़िकल्ट नहीं होते, लेकिन उसका लैंग्वेज ऐसा घुमा के रहता है या कुछ ऐसा लिखा रहता है कि हमको जो करना होता है वो हम कर ही नहीं पाते, कुछ और ही करने लगते हैं उसमें। तो ये सारी चीज़ें आप देखिए वीडियो, आपको एहसास होगा, रियलाइज़ करिए, ये बहुत अच्छी चीज़ें लिखी गई हैं। इससे जो है ना हम एकदम कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि मेरा पूरा कवर हो गया। अदरवाइज ऐसे हमको पहचान ही नहीं है कि कैसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कैसा नहीं पूछा जा सकता, बस लगा रहे हैं, जहाँ से मिल जा रहा है लगा रहे हैं। तो ठीक है, वो भी लगा रहे हैं तो वो पता ही चल रहा है, लेकिन जब हमको एक बाउंड्री पता रहता है अपना लिमिट की, कहाँ तक जाना है या क्या करना है क्या नहीं करना है, तो वो ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है। आइए देखिए इसमें क्या है, ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चंस में लिखा है। तो इसमें क्या है कि पहले तो आपको बेसिक क्वेश्चंस पूछा जा सकता है 1 मार्क्स, जैसे कार्टेशियन सिस्टम क्लास 9th में था ना, तो बेसिक क्वेश्चन आपको जैसे एक आध बार पूछता है कि मान लीजिए यहाँ कोई पॉइंट है 3 4, ठीक है, तो इसका शार्टेस्ट डिस्टेंस पूछता है एक्स एक्सेस से वाई एक्सेस से। अब पूछ देगा शार्टेस्ट डिस्टेंस, तो बच्चे कन्फ्यूज, शार्टेस्ट डिस्टेंस का क्या आ गया। तो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है या जो परपेंडिकुलर लाइन यहाँ से हम ये ड्रा करेंगे, यही शार्टेस्ट डिस्टेंस है इसका एक्स एक्सेस से, और ये शार्टेस्ट डिस्टेंस है इसका वाई एक्सेस से। तो ये कभी कहला जाता है, ये आपको ध्यान देना है, ठीक। फिर क्वेश्चन ऑन डिस्टेंस फार्मूला। अब देखो फार्मूला तो एक ही है, लेकिन क्वेश्चन कई तरीके के हैं। अब क्वेश्चन की संख्या डिपेंड करती है किसी फार्मूले में नंबर ऑफ वेरिएबल्स पे, ठीक है। जितने वेरिएबल्स रहेंगे उतने तरह के क्वेश्चन बन जाएंगे कम से कम। तो ये डिस्टेंस फार्मूला आप सभी जानते होंगे। अब देखिए मैंने लिखा है कि इस फार्मूले में 3 तरह के इन्फॉर्मेशंस हैं, मतलब 3 चीज़ें हैं। जैसे एक डी है, माने डिस्टेंस 2 पॉइंट के बीच, और ये 2 पॉइंट का कोऑर्डिनेट है। तो इसमें से कुछ भी पूछ सकता है। जैसे कितने हैं ये 1 2 3 4 5, इन पाँचों में से कोई 4 दिया रहेगा और 5वां पूछ लेगा। इसमें लिखा ना आउट ऑफ डी एक्स वाई 1 x2 y2 एनी वन कैन बी आस्क्ड इफ देयर विल बी 2 अननोन देन इक्वेशन विल फॉर्म। अगर एक अननोन होगा इन ये चारों जो पाँचों हैं ये इन ऑल 5 1 2 3 4 5, इन पाँचों में से एक अननोन रहेगा तो उसकी वैल्यू निकल जाएगी, 2 अननोन रहेगा तो इक्वेशन बन जाएगा, कोई रिलेशन बन जाएगा। जो रिलेशन बनता है इक्वेशन को ही रिलेशन बोलते हैं। अब मैंने देखिए बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए लिखा है, ये बहुत ही उपयोगी है, ठीक है। अब मैं कह ही सकता हूँ, बाकी मानना नहीं मानना आपके तरफ से है, इसको जैसा आप सोचें, कैसा आपको उपयोगी लग रहा है या नहीं लग रहा है। लिखा है डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस ऑन डिस्टेंस फार्मूला। तो एक क्या पूछ सकता है कि कोऑर्डिनेट दिया है
और डिस्टेंस निकालिए तो बहुत सिंपल है, बस वैल्यू रखना है। लेकिन इसी क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेटेड बना दिया जाएगा जब ये जो कोऑर्डिनेट पॉइंट्स हैं इनको कॉम्प्लिकेटेड कर दिया गया। अब देखो कोऑर्डिनेट पॉइंट्स हैं ट्रिग्नोमेट्री के आ गए, ए साइन अल्फा, ए कास अल्फा, ए कास अल्फा माइनस ए साइन अल्फा। अब इसका डिस्टेंस निकालने में तरीका वही है, लेकिन बहुत सारे बच्चे कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे। ठीक, तो ये इस तरह का एक आध क्वेश्चन आप देखिए जिसमें वेरिएबल्स होते हैं। फिर देखिए ये, अच्छा ये दोनों जो मैंने लिखा है ना, ये रैंडमली ऐसे ही लिख दिया है, ये किसी बुक से मैंने कोई क्वेश्चन नहीं लिया है, लेकिन इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो इसके चक्कर में इसको मत लगाइएगा, ये कोऑर्डिनेट वोर्डिनेट मैंने अपने मन से ऐसे ही भर दिया है, लेकिन ये क्वेश्चन आते हैं इस तरह के, बुक में आपको मिल जाएंगे कि डिस्टेंस दिया रहेगा और दोनों कोऑर्डिनेट जो है उसमें से कोई एक मिसिंग रहेगा, अननोन। जैसे यहाँ जो है बी का जो सेकंड कोऑर्डिनेट है अननोन है, तो इसको फाइंड करना रहेगा, तो फिर वही फार्मूला लगेगा। ये मैंने लिख दिया ना आगे सारे डिस्टेंस फार्मूले पे। फिर इसमें क्या है, डिस्टेंस दिया है लेकिन इसमें दो दो अननोन हो गए, इसमें एक अननोन था तो ये निकल जाएगा, और दो अननोन होगा तो जब भी कोई एक फार्मूला लगाएंगे और उसमें दो अननोन होगा तो हमेशा इक्वेशन ही बनता है, ये ध्यान में रखिए। मैंने लिखा है रिलेशन या इक्वेशन बन जाएगा। फिर इसमें कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं और इसी में से आप अगर करते हैं तो मुझे लग रहा है कि 99% श्योर है कि मिल जाएगा। ठीक है, बाकी कुछ और क्वेश्चंस आप देख लीजिएगा। दिया है फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। अच्छा ये जो मैं लिख रहा हूँ, मैं पीछे वाले वीडियो में बताया था, ये मैंने ये लिखा है कि इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे और ये बहुत यूजफुल है कि हम ये जान गए कि ऐसे ही क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, और हम एकदम निश्चिंत हो गए कि ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे भी, एकदम यही आ जाएगा, इसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, इस तरह का आएगा ये मैं बात कर रहा हूँ। मेक इट क्लियर। फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट। ठीक है, तो आप जानते हैं एक्स एक्सिस का पॉइंट लेते हैं तो एक्स एक्सिस पे वाई 0 होता है तो एक्स कॉमा 0 मानते हैं। फिर वो इक्वी डिस्टेंस मतलब दोनों डिस्टेंसेस को इक्वल लिख के इक्वेशन बना के लगाते हैं, एक्स की वैल्यू निकल जाती है। फिर ये क्वेश्चन, ये तीनों पॉइंट्स को कोलिनियर चेक करना है, आप जानते हैं इसको ए बी और सी मान लेंगे तो ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी हो गया तो कोलिनियर हो गया। फिर ये चेकिंग ऑफ 3 गिवन पॉइंट्स एज वर्टिसेज ऑफ डिफरेंट ट्रायंगल। 3 पॉइंट्स दिया रहेगा और पूछेगा कि बताओ ये कौन से ट्रायंगल के वर्टिसेज हैं, या 4 पॉइंट दिया रहेगा और वो पूछेगा कौन से क्वाड्रिलेटरल के वर्टिसेज हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आता है क्वेश्चन इस पे अक्सर। फिर लिखा है कि वी कैन आल्सो फाइंड एरिया बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। जैसे एरिया का एक फार्मूला कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पहले रहता था, तो वो उस फार्मूले पे डिपेंड कोई क्वेश्चन नहीं आएगा क्योंकि वो फार्मूला सिलेबस में नहीं है। लेकिन जैसे मान लीजिए राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, और ये कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, तो डिस्टेंस फार्मूले से ये मैं फाइंड कर सकता हूँ, ये भी डिस्टेंस फार्मूले से फाइंड कर सकता हूँ। फिर हाफ बेस इंटू हाइट इसमें लगा सकता हूँ, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, मतलब ऐसा पूछा जा सकता है, बस ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेगा जिसमें वो फार्मूला यूज हो। एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का स्पेशल फार्मूला था एरिया निकालने के लिए, तो ये वाला फार्मूला है, ये सिलेबस में से निकल गया है, तो इस पे डिपेंड कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ठीक है, फिर आइए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, फाइंड द सेंटर ऑफ अ सर्किल पासिंग थ्रू द पॉइंट 6 - 6 3 - 7 एंड 3 3। ये भी डिस्टेंस फार्मूले पर डिपेंड क्वेश्चन है। ये 3 कोऑर्डिनेट्स हो जाते हैं, मान लीजिए ए बी सी और ये सेंटर ओ है, तो आप जानते हैं सारे रेडियस होंगे, तो एक बार ओ ए बराबर ओ बी लेके इक्वेशन बनाते हैं, एक बार ओ बी बराबर ओ सी लेके या ओ ए बराबर ओ सी लेके इक्वेशन बना लेते हैं। जैसे यहाँ ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी होगा ना, तो दो को एक साथ लेके 2 इक्वेशन बनाएंगे, फिर सॉल्व करेंगे तो सेंटर का कोऑर्डिनेट निकल जाएगा। फिर ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, द पॉइंट्स A4 7 B P3 एंड C7 3 आर द वर्टिसेज ऑफ अ राइट एंगल एट ए, फाइंड द वैल्यू ऑफ P। तो इसमें हम पाइथागोरस इस्तेमाल करके P की वैल्यू निकालते हैं। इन सारे क्वेश्चंस को जो मैंने लिखा है, ऑल क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप कोई क्वेश्चन स्किप करते हैं तो आप समझिए कि आप एग्ज़ाम में आप डेंजर जोन में हैं, मतलब आप एग्ज़ाम में निश्चिंत नहीं हो सकते अगर इसमें से कोई क्वेश्चन आप स्किप करते हैं तो। क्वेश्चंस ऑन सेक्शन फार्मूला। तो सेक्शन फार्मूला आपको पता है, ये 2 कोऑर्डिनेट है, 2 पॉइंट्स हैं, इनको एक लाइन ज्वाइन करती है और एक पॉइंट P है जो इस लाइन को इंटरनल डिवीजन इसको बोलते हैं, इंटरनली डिवाइड करती है। ठीक है, कुछ बच्चे कई बार एग्जाम में मैं देखता हूँ पता नहीं कहाँ से एक्सटर्नल डिवीजन का जो फार्मूला यहाँ रखे हैं ना, अगर ये एक्सटर्नल डिवीजन होगा तो यहाँ माइनस हो जाता है, तो सिलेबस में ही नहीं, पता नहीं कहाँ से वो सब लिखते हैं, कहीं पढ़ लिए होते होंगे और समझ नहीं पाते होंगे कहाँ क्या यूज करना है। तो ये जो ये है ना, ये P, ये इंटरनल माने अंदर, मतलब यहाँ देखो ये दोनों लाइन के बीच में ये कहीं डिवाइड कर रहा है, ये इंटरनल डिवीजन ये कहलाता है। तो ये हम रेशियो 1 लिख के मैंने ये फार्मूला लिखा है, लेकिन जब क्वेश्चन लगाते हैं तो जनरली के रेशियो 1 लिख के लगाते हैं, जिससे क्वेश्चन लगाने में आसानी रहती है। ठीक है,
यहाँ मैंने नोट लिख दिया है कि P इज इंटरनल डिवाइजर, फार्मूला फॉर एक्सटर्नल डिवाइजर इज नॉट इन सिलेबस, ठीक है। फिर यहाँ मैं लिखा इन दिस फार्मूला देयर आर 4 पेयर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब इसमें 4 पेयर हैं, जैसे एक ये हो गया, एक कोऑर्डिनेट, एक ये हो गया 2, एक ये 3 और एक ये रेशियो। तो इन चारों पेयर में से अगर कोई 3 पता होगा, आउट ऑफ दीज 4 एनी वन कैन बी आस्क्ड, मतलब कोई चारों में से कोई 3 दिया रहेगा और चौथा पूछा जा सकता है, ठीक। अब कुछ क्वेश्चंस हैं, ये आप वीडियो देख ही रहे हैं, वीडियो पॉज करके आप इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन सेक्शन फार्मूले पे हैं और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इनकी प्रैक्टिस आप करिए, ठीक है। फिर है क्वेश्चन ऑन मिड पॉइंट फार्मूला। ये मिड पॉइंट आप जानते हैं, ये एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन है कि ये चारों वर्टिसेस जो है पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हैं, तो इसमें हम ज्योमेट्री का रूल यूज करते हैं कि पैरेललोग्राम के डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं और फिर मिड पॉइंट का फार्मूला लगा के क्वेश्चन लगाते हैं। ये आप लगाए होंगे, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। फिर आप देखिए यहाँ लिखा है ये सेंट्रायड, आप जानते हैं सेंट्रायड क्या होता है, किसी ट्रायंगल के तीनों मीडियन जहाँ इंटरसेक्ट करते हैं वही सेंट्रायड कहलाता है। और सेंट्रायड क्या करता है, मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है, बड़ा पार्ट 2 होगा, छोटा पार्ट 1 होगा। तो सेंट्रायड का फार्मूला ये होता है, x = x1 + x2 + x3/3 y1 + y2 + y3/3। इस पर भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। फिर यहाँ मिड पॉइंट फार्मूले पे जो पीछे मैंने पढ़ा है, हम लोग देखे हैं, उस पर एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। इसको आप ज़रूर देखेंगे। जैसे इस तरह का एक क्वेश्चन है कि ट्रायंगल है और ये पॉइंट्स हैं और यहाँ जो है मिड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दिए रहते हैं, इसका और इसका कोऑर्डिनेट दिया रहता है और इनका कोऑर्डिनेट्स हमको निकालना रहता है। तो इसमें बहुत सारे इक्वेशन बनते हैं। इसमें इक्वेशन की संख्या मिड पॉइंट से लगता है, लेकिन नंबर ऑफ़ इक्वेशन ज़्यादा होते हैं, सिंपल कैलकुलेशन होता है। तो एक बार आप इसको लगाएंगे अगर नहीं लगाए हैं तो, ठीक है। फिर देखिए जैसे मैंने लिखा है, ये एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, पेज नंबर 84। ये बहुत आपके लिए, मैं समझिए खोज के सोच समझ के मैं ये लिख रहा हूँ। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको पूरा देखिए। जैसे देखिए यहाँ मैंने लिखा है ये दोनों क्वेश्चन नंबर 6, 7, पेज नंबर 84, ये दोनों ज़रूर देख के जाइए क्योंकि ये डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस हैं और अच्छे हैं, ठीक है। एग्जाम्पलर का ये 6 और 7 वाला आप ज़रूर देखेंगे, ठीक है। एग्जाम्पलर बहुत अच्छी बुक है, एग्जाम्पलर क्वेश्चन ज़रूर लगाना चाहिए, ठीक है। अब आइए यहाँ लिखा है क्वेश्चन रिलेटेड टू कोलिनियर पॉइंट कैन बी सॉल्व बाय 2 वे। जैसे कोलिनियर पॉइंट के क्वेश्चन 2 तरीके से लगते हैं। जैसे ए, बी और सी अगर 3 पॉइंट कोलिनियर हैं तो आप जानते हैं कि हम लिख सकते हैं AB + BC = AC। एक तो ये तरीका हो गया, ठीक है। और दूसरा तरीका है बाय यूजिंग स्लोप फार्मूला। तो स्लोप क्या होता है, जैसे एक लाइन के साथ दूसरी लाइन जितने डिग्री पे झुकी होती है वही स्लोप होता है। जैसे इस लाइन का स्लोप अभी ये इस लाइन के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। तो स्लोप का रिलेशन एंगल से है। तो स्लोप जैसे मान लीजिए 2 पॉइंट हैं A और B, तो इनको मिलाएंगे तो एक लाइन बनेगा। तो इसका x एक्सेस के साथ, ठीक है, या किसी लाइन के साथ झुकाव कैसा होगा, तो स्लोप निकालने का फार्मूला होता है y2 - y1 / x2 - x1। तो जनरली इस एनसीईआरटी में मैंने कहीं फार्मूला देखा नहीं है, लेकिन ये होता है, आप चाहें तो इसको यूज करके क्वेश्चन लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए MCQ है तो इसी से लगाइए क्योंकि इससे जल्दी सॉल्व हो जाता है, आसानी से सॉल्व हो जाता है, ठीक है। और इसको आप जानेंगे तो कई जगह आपको, एक जगह और बहुत ज़्यादा ये यूज़फुल होता है, मैं बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे मान इसका कोऑर्डिनेट 6, 7 दिया है और इसका कोऑर्डिनेट दिया है K और 8 और इसका कोऑर्डिनेट दिया है 3 और -1। तो अगर कहे कि ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं और K की वैल्यू निकालो, तो इसको आप डिस्टेंस फार्मूले से लगाएंगे, AB + BC = AC करके, तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो वहाँ स्लोप से लगाते हैं। जैसे ये कोलिनियर होंगे तो AB जो कि, जैसे मान लीजिए x एक्सेस है, ठीक है, ये x एक्सेस है और यही लाइन मान लीजिए हम लेते हैं ABC। तो इस x एक्स के साथ जो स्लोप AB का होगा वही स्लोप BC का होगा। तो जैसे लिखा है ना, इफ़ 3 पॉइंट्स AX1 Y1 BX2 Y2 एंड CX3 Y3 विल बी कोलिनियर, देन स्लोप ऑफ AB विल बी स्लोप ऑफ BC। तो इससे इस तरह के क्वेश्चन लगाते हैं तो आसानी से लग जाता है, ठीक है।
तो इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं अगर मान लीजिए सारे कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, ठीक है, 1 3 4 5 2 0, इसमें प्रूव करना है कि कोलिनियर है कि नहीं, तो आप चाहें तो आप यही वाला यूज़ करें, AB + BC = AC। लेकिन इस कंडीशन में तो इसमें आप फंस जाएंगे AB + BC = AC में, क्योंकि वो थोड़ा सा रूट उठाने लगता है, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। MCQs में तो आप, क्योंकि वहाँ तो दिखाना नहीं है, तो NCERT में फार्मूला रहे चाहे ना रहे, तो NCERT में नहीं है तो क्या तरीका तो है ना, कोई गलत तरीका थोड़ी ना है, ये तो सही तरीका है। प्रूव दैट द पॉइंट्स 2 3 -4 6 एंड 1 3/2 डू नॉट फॉर्म अ ट्रायंगल। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप जरूर देखिए। डू नॉट फॉर्म अ ट्रायंगल, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो ट्रायंगल कब नहीं फॉर्म होगा, या तो ये पॉइंट्स कोलिनियर हो जाएंगे, ठीक है, और आप छोटे क्लासेस में वो पढ़े हैं ना, अगर ट्रायंगल फॉर्म होगा तो किसी दो साइड का सम तीसरे साइड से बड़ा होना चाहिए और दो साइड का डिफरेंस तीसरे साइड से छोटा होना चाहिए। किसी भी दो साइड का सम तीसरे साइड से बड़ा होता है और किसी भी दो साइड का डिफरेंस तीसरे साइड से छोटा होता है। तो ये आप चेक कर लेंगे, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। और फिर ये क्वेश्चन मैंने RD शर्मा का लिखा है। ये क्यों लिखा है, क्योंकि इसका कैलकुलेशन थोड़ा डिफ़िकल्ट है। आप इसको चेक करिए, लगाइए, इसका कैलकुलेशन थोड़ा डिफ़िकल्ट है, शायद इसमें फैक्टर वैक्टर करने वाला कंडीशन आता है, तो लगेगा तो वो डिस्टेंस फार्मूला यूज होगा। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए ये वाला क्वेश्चन है। जैसे इसमें थोड़ा आप देख रहे हैं, फैक्टर वैक्टर भी करना है और यहाँ कैलकुलेशन जो है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है। तो आप एक बार इसको चेक करिएगा, सॉल्व करिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक। फिर इसी में ये वाला क्वेश्चन आप वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा। ये एग्जाम्पल नंबर जो 3 है ना, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये भी, ठीक है, इट इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन। फिर आप लास्ट में एक एक्सरसाइज 7.4 जो है NCERT एग्जाम्पलर का, ये क्वेश्चन भी आप ज़रूर देखेंगे, डेट इज़ आल्सो वेरी गुड। मैं दिखा दे रहा हूँ आपको, ये वाला क्वेश्चन आप ज़रूर देखेंगे, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ हम कार्टेशियन सिस्टम का इस्तेमाल करके इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं, ठीक है, आप इसको ज़रूर देखेंगे। ओके स्टूडेंट, तो ये था आपका चैप्टर नंबर 5 6 और 7 के विषय में। ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैंने यहाँ क्वेश्चन तो सॉल्व नहीं कराया है, लेकिन मैं ये इसलिए लिख रहा हूँ कि मैंने देखा है कि स्टूडेंट पढ़ते तो हैं, लेकिन कई बार वो कुछ चीज़ें मिस कर जाते हैं और फिर एग्ज़ाम में अगर उनसे क्वेश्चन बन जाता है तो फिर वो उनके लिए जो है बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, और फिर जो उम्मीद जो लेके गए होते हैं कि जितना स्कोर करना वो हो नहीं पाता है। सो प्लीज़ सी दिस वीडियो वेरी प्रॉपरली एंड हाउ आई हैव सजेस्टेड, इन द सेम वे वी ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चंस। और उसके अलावा भी कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस देख लें, लेकिन मैंने जितना बताया है वो लगभग 99% कवर है। 100% कवर आप उसको समझ सकते हैं, लेकिन एक आध क्वेश्चन कहीं भी छूट सकता है, तो आप देख लीजिएगा उसको। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।